हेलो फ्रेंड्स। कोई मिल गया मूवी में दूसरे प्लेनेट से एक एलियन आता है। बच्चे उसका नाम रख देते हैं जादू, और जादू क्या मांगता रहता है? लेकिन आप है कि धूप से बचते रहते हैं, या तो बाहर निकलते ही नहीं। कुछ लोग हैं जो धूप में छाता लेकर निकलते हैं, तो कई लोग सनस्क्रीन लगाते हैं या अपने शरीर को पूरी तरह कपड़ों से ढक लेते हैं। क्या मजाल कि थोड़ी सी भी धूप लग जाए अपने शरीर को। इसकी वजह से होता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। मई 2020 में एक स्टडी पब्लिश हुई। 81 सिटीज की 299 साइट्स पर 4600 से ज्यादा लोगों पर ये स्टडी की गई। इसमें एस्टिमेट किया गया कि 76% इंडियंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। क्या आप विश्वास करेंगे इस नंबर को? और 18 to 30 के रेंज के एडल्ट्स में ये सबसे ज़्यादा कॉमन डेफिशिएंसी पाई गई। इतनी कॉमन डेफिशिएंसी, वो भी इतने इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर में। कई लोग ये डेफिशिएंसी को हटाने के लिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन अगर हमें ये धूप से मिलता है तो फिर सप्लीमेंट्स खाने से क्या होगा? आप अपने शरीर में एक और गोली डाल रहे हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या क्या कमी हो सकती है, क्या क्या शरीर में प्रॉब्लम्स हो सकती है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। फ्रेंड्स, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में तो सुना ही होगा कि प्लांट्स सूरज के रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। ऐसे ही कुछ हम इंसानों में होता है विटामिन डी के मामले में। यानी कि प्रोसेस ऑब्वियसली अलग है, लेकिन ये बेसिक फंडा सेम है कि रोशनी का इस्तेमाल किसी केमिकल सिंथेसिस के लिए किया जाता है। विटामिन डी हमारे अर्थ पर वन ऑफ द सबसे ओल्डेस्ट हार्मोन माना जाता है। तो 75 करोड़ साल पहले जब अटलांटिक ओशन में छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन बनना चालू हुए, ये तब से शुरू हुआ है। तो विटामिन डी आफ्टर ऑल बना है क्यों? देखिए, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। एक थियरी ये भी है कि ये एक पुराने सनस्क्रीन की तरह काम करता था, और दूसरी थियरी है कि लाइफ को जब पानी से जमीन पर आना था तो इस एवोल्यूशनरी रोड पर एक रोड़ा अटका हुआ था, कैल्शियम। समुद्र का एनवायरनमेंट बहुत कैल्शियम रिच था, और वहां से आप जाना सूखी जमीन पर क्या करे, कैसे होगा? वहां इतना कैल्शियम कैसे मिलेगा? तो जनाब, यहाँ पे पिक्चर में आया विटामिन डी। हमारा शरीर अगर विटामिन डी बनाए तो किसी भी सेल के अंदर कैल्शियम के घुसने की एबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हमारे शरीर में जो पहले से कैल्शियम था वो अब ज्यादा यूजेबल हो गया। बात केवल इंसानों की नहीं है, बल्कि फाइटोप्लैंक्टन, रेप्टाइल्स हो, पक्षी हो, मैमल्स हो, सबको विटामिन डी सिंथेसिस करना जरूरी है। हालांकि विटामिन डी की कमी केवल इंसानों में होती है, जो कि बहुत ऑब्वियस है कि बाकी पशु पक्षी तो धूप में ही रहते हैं। ये प्रोसेस इतनी एसेंशियल है कि बहुत साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इसे डायनासोर एक्सटिंक्शन से कनेक्ट किया है। ये तो हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराया, बहुत सारे क्रीचर्स तो इस इम्पैक्ट की वजह से ही मर गए। उसके बाद जो डेब्रिस यानी मलबा जो हवा में तैरता रहा, उसने सूरज की किरणों को ब्लॉक कर दिया। इसी वजह से जो डायनासोर्स बचे हुए थे उनमें विटामिन डी नहीं बन सका। जो डायनासोर्स के अंडे में एम्ब्रॉयड डेवलप हो रहे थे, उनमें विटामिन D3 की कमी थी, इसलिए वो हैच होने से पहले ही टूट गए। एक तो उनकी स्लो इंक्यूबेशन थी, ऊपर से एडल्ट साइज तक पहुंचने के लिए उन्हें कंसिडरेबल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, डायनासोर्स के जिस बड़े साइज के बारे में सोचकर हम इतने फैसिनेट होते हैं, ऐसे केस में ये बड़ा साइज ही एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव डिसएडवांटेज बन गया। इस तरह डायनासोर्स के रिप्रोडक्शन साइकिल में ब्रेक लग गया, और धीरे धीरे सब डायनासोर्स खत्म हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डायनासोर्स तो खत्म हो गए, पर बचा कौन? छोटे छोटे नॉक्टर्नल्स, रोडेंट्स यानी कि चूहे जैसे क्रीचर्स, इनसे ही सभी मैमल्स इवॉल्व हुए। तो ह्यूमंस हो या वेल्स, ये सभी के लिए अर्लीस्ट नोन एंसेस्टर्स हैं। अब एक चीज तो पहले से ही इनमें हार्ड कोडेड हो गई, मेरे को विटामिन डी मांगता है रे बाबा, और जितनी सनलाइट मिल रही है उसी में ही बना, ज्यादा नखरा करने का नहीं। हमारे एवोल्यूशन में विटामिन डी का रोल यही नहीं रुकता। क्या आपको पता है अलग अलग स्किन कलर में विटामिन डी का रोल हो सकता है? जी हाँ, अर्ली ह्यूमंस की अलग अलग वैरायटी थी, जैसे कि निएंडरथैल्स, डेनिसोवान्स, होमो हेबिलिस एंड होमो इरेक्टस, जो धरती के अलग अलग हिस्सों में थे, पर अनफॉर्चुनेटली समय के साथ एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन हम निकले हैं होमो सेपियंस से। हम यानी कि इंडियंस नहीं, बल्कि हम यानी कि पूरी धरती के इंसान। हम सब हैं होमो सेपियंस, जो सबसे पहले थे अफ्रीका में, और वहां से दुनिया भर में माइग्रेट हुए। तो अब जब माइग्रेट होना शुरू हुए तो कहीं पर ज्यादा ठंड थी या फिर कहीं पर बहुत गर्मी। धरती के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि बीच में इक्वेटर के पास ज्यादा धूप होती है, और जो ऊपर नीचे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां बर्फ जमी हुई है। ऐसे में जहां पर सनलाइट कम थी वहां ऑब्वियसली विटामिन डी कम मिलता था। इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए स्किन कलर
लाइट हो गया। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। एक्चुअली जिनकी डार्क स्किन होती है उनमें ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होता है जो स्किन को अल्ट्रावायलेट रेस के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। ये अल्ट्रावायलेट रेस खतरनाक होती है, अपने स्किन को जला सकती है, उसके इलास्टिसिटी को कम कर सकती है। तो आपको याद होगा कि एजिंग वाले एपिसोड में हमने बताया था कि ज्यादा देर धूप में रहना प्री मैच्योर एजिंग का कारण हो सकता है। आप मेरा ये एजिंग का वीडियो ज्यादा डिटेल्स के लिए देख सकते हैं। देखिए, तो आयरनी ये है कि यही अल्ट्रावायलेट रेस से हमारे शरीर में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। स्पेसिफिकली कहे तो अल्ट्रावायलेट बी रेस। इसी तरह हमारा स्किन कलर ऐसे ही इवॉल्व हुआ कि किसी जगह विटामिन डी के हिसाब से ज्यादा धूप है, इसलिए डार्क स्किन है, जो हमें एक्स्ट्रा यूवी रेस से बचाती है। लेकिन कहीं पर धूप कम है तो वहां पर दरवाजा थोड़ा खोल दिया गया है, तो स्किन कलर लाइट हो गया कि थोड़ी सी धूप आने दो, ऐसा ना हो कि विटामिन डी की कमी हो जाए। इसलिए जो भी आपका स्किन कलर है, नेचर ने वो आपको परफेक्ट दिया है, एवोल्यूशन के जरिए केयरफुली डिजाइन किया हुआ। इसलिए हम देखते हैं कि इक्वेटर के पास वाले इलाकों में स्किन कलर ज्यादा डार्क होता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं स्किन कलर ब्राउन या फिर व्हाइट हो सकता है। अभी तो हमने बात की अलग अलग देश के लोगों के बारे में कि उनका स्किन कलर क्यों अलग हुआ, पर क्या आप जानते हैं किसी भी जगह पर औरतें वहां के आदमियों के कंपैरिजन में ज्यादा लाइट स्किन होती है। पर ऐसा नहीं है कि हर एक औरत हर एक आदमी से ज्यादा लाइट स्किन हो, लेकिन एक एवरेज बेसिस पर ऐसा होता है। इसके पीछे भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट नीना और जी चैपलिन ने, आइए जानते हैं कैसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक प्रेग्नेंट औरत को ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है प्रेगनेंसी के दौरान, फीटस के डेवलपमेंट के लिए और फिर आगे फीडिंग के लिए। पर ज्यादा कैल्शियम बॉडी को तब मिलेगा जब ज्यादा विटामिन डी होगा, और ज्यादा विटामिन डी तब मिलेगा जब उनका स्किन कलर लाइट होगा। इसलिए ऑन एन एवरेज औरतें उस जगह आदमियों के कंपैरिजन में ज्यादा लाइट स्किन होती है। विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों की बीमारी हो सकती है, जिसे कहते हैं रिकेट्स। आपको शायद हैरानी हो ये जानकर कि रिकेट्स की भी एक एंशिएंट हिस्ट्री है। देखिए, ये रोमन पीरियड में पाई जाती है। उसके पहले नियोलिथिक स्केलेटन में रिकेट्स के साइंस देखे गए थे। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे अपर एल्टीट्यूड में सूरज की किरणें नहीं पहुंचती बहुत महीनों तक। विटामिन डी को शरीर के द्वारा लंबे समय तक स्टोर किया ही नहीं जा सकता। ऐसे समय में मछली खाकर विटामिन डी लिया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मच्छी भी नहीं खाता तो उसके साथ ये समस्या हो सकती है। कुछ कल्चर्स में स्वैगलिंग होती थी, यानी कि बच्चों को गले तक कपड़े में लपेट कर रखना। कुछ जगहों पर औरतें ज्यादा घर के बाहर नहीं निकलती थी। ये नियोलिथिक पीरियड तो वो था जब पौधों का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। उसको आप जानते हैं एक नाम से, जिसको कहते हैं खेती। इसी समय गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि का भी डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, और इसकी वजह से ये हुआ कि डाइट में विटामिन डी ज्यादा स्टेडीली मिलने लगा, और बहुत बार फेमेंस होने पर प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। या हमने ऊपर जिस कल्चरल कॉजेस की बात की, लेकिन इसके पहले तो ज्यादा बुरी हालत थी। अगर हमें सूरज से विटामिन डी नहीं मिल पाया तो दिक्कत, क्योंकि पेलियोलिथिक पीरियड के इस समय में तो खाना भी रेगुलरली मिलता नहीं था। होमो इरेक्टस वाले स्केलेटन में भी रेचेटिक बोन्स और टीथ मिले। बोन ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिली है। अगर हम रिकेट्स की मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो दिमाग में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। 1840s में नॉर्दर्न यूरोप में रिकेट्स बहुत ज्यादा फैली हुई थी, स्पेशली इंग्लैंड के अर्बन स्लम्स में। होता ये था कि कैपिटलिस्ट अपनी फैक्ट्री लगाता था और उससे खूब प्रॉफिट कमाता था। मजदूरों को बस इतना पैसा मिलता था कि वो जिंदा रह सके। किन कंडीशंस में 7-8 साल के बच्चे कोयले के खान में काम करते थे। फैक्ट्रियों में कोयला जलता था, जिसकी वजह से आसमान धुएं से भर जाता था। इसलिए बच्चों में रिकेट्स की बीमारी बहुत कॉमन हो गई थी। इसलिए इसे इंग्लिश डिजीज भी कहा जाता है। 1900s के शुरुआत का समय था। कुछ साइंटिस्ट को डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के बारे में पता चला। बेरी जैसी बीमारियां जो इन्फेक्शियस डिजीजेस से अलग थी। कुछ ऐसी बीमारियां जो खाने में किसी कमी की वजह से होती है। इस तरह विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में पता चला। एकमैन और हॉपकिंस को उनके काम के लिए 1929 का नोबेल प्राइज भी मिला था। जिस तरह विटामिन की डिस्कवरी होती गई, उनका नाम विटामिन ए, बी, सी रखते चले गए। 1892 में ब्रिटिश साइंटिस्ट टी ए पाम ने ये लिंक दिखाया कि किसी जगह पर धूप कितनी है और वहां पर रिकेट्स कितनी आम है। जहां कम धूप थी वहां बीमारियां ज्यादा थी। और 1919 में जर्मन रिसर्चर के हल्स्की ने बच्चों का रिकेट्स कम कर दिया। लेकिन किस तरह? आर्टिफिशियली प्रोड्यूस अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से। इसके 2 साल बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट ने काम को आगे बढ़ाया, हेस और अंगर। इन्होंने रिकेट्स वाले बच्चों को सनलाइट से एक्सपोज किया और बीमारी ठीक कर दी। विटामिन डी का खाने के साथ जो लिंक था वो इससे मिला।
तो 1918 में एडवर्ड मेलन बी ने कुछ डॉग्स पर ही एक्सपेरिमेंट किया। देखा कि कॉड लिवर ऑयल से उनकी रिकेट्स ठीक हो गई, लेकिन उन्हें लगा कि कॉड लिवर ऑयल के अंदर जो विटामिन ए है उसकी वजह से ये हो सकता है। बाद में मैकुलम ने क्या किया कि इस मछली के तेल को गर्म किया और एरेट किया ताकि इसका विटामिन ए खत्म हो जाए, और तब देखा गया कि ये सब नाइट ब्लाइंडनेस के इलाज में सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अब इसमें विटामिन ए पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। पर रिकेट के इलाज में ये अभी भी सक्सेसफुल है। इसलिए अब ये समझ लिया गया कि कॉड लिवर ऑयल में कुछ ऐसा है जो रिकेट्स का इलाज करता है, और वो धूप से भी मिलता है। एडोल्फ विंडोज के काम की वजह से विटामिन डी के मॉलिक्यूलर आइडेंटिटी को पिन पॉइंट किया जा सका। विटामिन D3 को पहली बार 1930s में केमिकली सिंथेसाइज किया गया था, और 1950 के बाद ये डिटेल में पता चला कि ये मेटाबोलाइज होकर अपने एक्टिव फॉर्म 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी में सिंथेसाइज होता है। इसे कैल्सिट्रायोल भी कहते हैं। साथ में ये भी जानकारी मिली कि विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट के इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है। विटामिन डी की वजह से केवल कैल्शियम और फॉस्फेट ही नहीं बल्कि दूसरे क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो पाते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। इसलिए आप समझ सकते हैं कि विटामिन डी इसकी कमी की वजह से कितने पंगे हो सकते हैं। हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, बड़ी उम्र वालों में दिमागी समस्या जैसे अल्जाइमर डिजीज, बच्चों में एस्थमा, कैंसर का बढ़ा हुआ रिस्क, रिकेट्स, हड्डियों और कमर में दर्द। ये लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि धूप और खाना दोनों की हेल्प की वजह से हमें विटामिन डी मिल सकता है, पर ये किस खाने में मिलेगा? धूप में उगाए गए मशरूम, एग योक, रेड मीट, कॉड लिवर ऑयल, ऑयली फिश जैसे कि साल्मन, सार्डिन्स, हेरिंग, टूना और मैकरेल। दूसरा तरीका जो फ्री है वो है धूप। हमारे स्किन में एक कंपाउंड होता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। जब धूप की अल्ट्रावायलेट बी रेज हमारी स्किन पर पड़ती है तो इस कंपाउंड का एक बॉन्ड टूट जाता है और बन जाता है विटामिन D3। पर आपको ज्यादा देर एक्सपोजर नहीं चाहिए, बस 5 से 10 मिनट में अपनी टांगों और बाहों पर धूप पड़ने दें। ये काफी है और कितना इजी भी है। इसलिए दोस्तों विटामिन डी और सनलाइट लेते रहें, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा ये वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रिसर्च के साथ, नई साइंस के साथ और हेल्दी होने के नए नए नुस्खों के साथ।